टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हिस्ट्री का ये 7वां प्रैक्टिस सेट होगा बीपीएससी टीआरई थर्ड के लिए। और इसका पहला प्रश्न आप देखिए, क्योंकि समय कम है तो कोशिश करेंगे कि जल्दी से इसमें बाकी के जो 4 और प्रैक्टिस सेट बचे हुए हैं हिस्ट्री के उसको भी कर लिया जाए। पहला प्रश्न है कि मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे। इंडिका, इसमें देखना है इंडिका के लेखक कौन थे। मेगास्थनीज जिसका सही जवाब होगा। आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यानी सेल्यूकस निकेटर का, मेगास्थनीज जो हैं सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य माने कि मौर्य काल के समाज और वहाँ के नगर प्रशासन और संस्कृति के विषय में इन्होंने लिखा है। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य या कहे कि मौर्य वंश के इतिहास का सबसे अच्छा एक स्रोत है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं इसका सही आंसर ऑप्शन ए में है, मेगास्थनीज होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति हैं जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था। देवानाम प्रियदर्शी के नाम से कौन जाना जाता था। तो आप जान सकते हैं कि सम्राट अशोक जो है यानी कि मौर्य सम्राट अशोक का ही एक नाम है, यानी कि उन्हें देवानाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि देवानाम प्रियदर्शी का नाम अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। तो इस तरीके से सही जवाब इसका भी ऑप्शन ए होगा। और सम्राट अशोक भी मौर्य वंश के एक प्रतापी शासक थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। तांबे का पहली बार उपयोग कब किया गया था, यानी कि ताम्रपाषाण युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। और मानव के द्वारा भी सबसे पहले तांबा धातु का ही प्रयोग किया गया था। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो नवपाषाण काल है, नवपाषाण काल में मनुष्य ने जो है कि पहिए का आविष्कार किया था। और पूरा पाषाण युग में इस काल में यानी कि पूरा पाषाण में आग का खोज हुआ था। तो ये सब भी जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी कि नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए बताना है कि तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, किस प्रकार की तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, ये बताना है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के दौरान जो नर्तकियों की मूर्ति मिली है यानी कि कांस्य की मूर्ति जो प्रतिमा मिली हैं, उसके लिए मोम लोपी ढलाई कास्टिंग तकनीक का ये उपयोग किया जाता था। यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब है इसके लिए। हड़प्पा सभ्यता में नर्तक की जो मूर्ति मिली है कांस्य प्रतिमा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ये भी जानना है कि नर्तकी की मृत्यु जो प्राप्त हुई है मूर्तियाँ वो कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो मोहनजोदड़ो इसके लिए सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर हुआ था। गौतम बुद्ध यानी कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे और इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, यानी कि निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और गया में, बिहार के गया में इनको ये ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध की प्राप्ति हुई और इसलिए उस जगह का नाम बोध गया पड़ गया। तो निरंजना नदी यानी कि जिसको अब फाल्गु नदी के नाम से भी जिसको जाना जाता है, और वहीं पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था और ज्ञान प्राप्ति के बाद वे बुद्ध कहलाए थे। और 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में इनका ये जन्म हुआ था। सही जवाब इसका यहाँ पे फाल्गु यानी कि निरंजना नदी भी ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो ऑप्शन ई सही जवाब होगा इसके लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में शासन करने वाले शासकों का सही कालक्रम बताना है कि कालक्रम के अनुसार उनका सही क्रम क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि सबसे पहले शासन करने वाले जो शासक यहाँ पे दिया गया है नाम, तो उसमें उनके शासनकाल के अनुसार उनका सही क्रम क्या होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ABCD करके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, भारत में शासन करने वाले जो सही क्रम इनका है जो शासकों का है, देखिए सबसे पहले इल्तुतमिश हैं, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी और अकबर। क्योंकि इल्तुतमिश का शासनकाल जो रहा था ये 1210 से 1236 तक रहा था। इन्हें गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल जो रहा था 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक रहा था। 2 नंबर पे आएंगे। और इन्हें सिकंदर सानी के नाम से जाना जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। शेरशाह सूरी का शासनकाल रहा था 1540 से लेकर के 1545 तक। और इस तरीके से ये तीसरे नंबर पे हैं। और चौथे नंबर पे विकल्प के अनुसार आएगा, यानी कि अकबर का शासनकाल जो रहा था 1556 से लेकर के और 1605 ईस्वी तक रहा था। अकबर ये मुग़ल काल के शासक थे। तो इस तरीके से सही कालक्रम जो है इनका हो जाएगा, यानी कि इसमें ऑप्शन बी सही जवाब हो रहा है। देखिए, पहले 4, फिर उसके बाद 3, फिर 2, 1 और उसके बाद 2। नेक्स्ट प्रश्न है कि बताना है कि लगभग कौन सा जो वंश है लगभग 84 वर्ष तक उप महाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था। सही जवाब बताना है गुलाम वंश, इसका सही जवाब होगा। गुलाम वंश 84 वर्ष तक उप महाद्वीप में शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश था। गुलाम वंश की स्थापना आपको बता दें कि 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था।
जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था और इसकी राजधानी लाहौर थी। इसने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, लेकिन ऐबक ने दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण भी किया था। तो इस तरीके से सही जवाब इसका हो जाएगा गुलाम वंश होगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, बताना है। रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की बेटी थी और रजिया सुल्तान प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली थी। सही जवाब इल्तुतमिश होगा। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है, यानी कि 79वां प्रश्न यहाँ से देखिएगा कि बताना है कि किसने जो है कि मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की थी। सही जवाब है पांड्य ने मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया था और 13वीं शताब्दी में उन्होंने सर्वोच्चता हासिल की थी। यानी दक्षिणी त्रावणकोर और वर्तमान त्रिनवेली, मदुरा तथा जो रमांड जिले हैं इसमें सम्मिलित हैं और पांड्यों की राजधानी का नाम था मदुरै। तो इस तरीके से ऑप्शन ए सही जवाब होगा इसके लिए। नेक्स्ट है कि जब सुभाष चंद्र बोस, ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित ये प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, तो इस पद का प्रस्ताव किससे दिया गया था। तो देखिए इसके पहले वाले यानी कि प्रैक्टिस सेट 6 में भी ये प्रश्न आया हुआ था इस तरीके के। सुभाष चंद्र बोस ने 2 वर्षों में कांग्रेस का अधिवेशन अध्यक्ष चुने गए थे 1938 और 1939 में। 1938 में उन्होंने हरिपुरा में जो है कि कांग्रेस का अध्यक्षता किया था अधिवेशन का। हरिपुरा गुजरात में है। और इसके बाद से 1939 में उनको फिर से जो है कि कांग्रेस से ये पद के लिए, अध्यक्ष पद के लिए चुना गया था, लेकिन कुछ गतिरोध उत्पन्न हो गया था, इसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और इसके बाद से उनको जो है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके बाद से कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए गए थे। और 1939 में ही त्रिपुरी संकट के बाद से कांग्रेस की अध्यक्षता से उन्होंने त्यागपत्र दिया था और उसके बाद 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सन 1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई। 1916 में यानी कि भारत में जो होम रूल लीग शुरू हुआ था एनी बेसेंट यानी कि और ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में ये शुरू हुआ था। और आयरलैंड की तर्ज पर बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सही जवाब होगा इसके लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था। आपको बता दें कि ये प्रश्न इसके पिछले वाले सेट में भी ये सब रिपीटेड हो रहा है कि लाहौर अधिवेशन जो हुआ था जिसकी अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू। तो जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था 1929 में 31 दिसंबर 1929 को ये जो है मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने उन्होंने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा था। तो सही जवाब इसका हो जाएगा यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब है इसके लिए, लाहौर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। हड़प नीति का कट्टर समर्थक था यानी कि लॉर्ड डलहौजी की जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है यानी कि हड़प नीति काफ़ी प्रसिद्ध हैं। और ये लॉर्ड डलहौजी ने अपने हड़प नीति के द्वारा भारत के कई राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। यानी कि सबसे पहले उन्होंने अवध के नवाब वाजिद अली के शाह पर कुशासन का आरोप लगा करके फरवरी 1856 को उनका यानी कि राज्य अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था, यानी कि अवध को मिला लिया था। और डलहौजी के इस हड़प नीति के सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए जो कुछ प्रदेश भी थे आप जान सकते हैं। सबसे पहले उसमें सतारा था 1848 में, फिर जैतपुर या संभलपुर 1849, बघाट 1850 में, उदयपुर को 1852 में और झांसी को 1853 में ब्रिटिश राज्य में। इसके साथ साथ नागपुर भी हैं 1854 में और करौली 1855 में। इन सभी राज्यों को ब्रिटिश राज्य में मिलाया गया था। इस तरीके से आप देख सकते हैं इसका सही जवाब लॉर्ड डलहौजी है। नेक्स्ट प्रश्न है इसका कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था। ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई थी उस समय भारत पर मुग़ल सम्राट का ये माने मुग़ल वंश चल रहा था उस समय। और मुग़ल सम्राट अकबर के समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी 1615 ईस्वी में। ये 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो जो हैं वो जहांगीर के दरबार में पहुंचा था, ये भारत पहुंचे थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को 31 दिसंबर 1600 को 15 वर्षों के लिए पूर्वी व्यापार का एकाधिकार प्रारंभ में दिया था, यानी कि महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न इसका है कि
फ्रांस में किस राजवंश का शासन था? फ्रांस में बुर्बो वंश का शासन पहले था, और बुर्बो वंश के लुईस 16वां के समय में फ्रांस की क्रांति भी हुई थी 1789 ईस्वी में। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसका पहला प्रश्न है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? काफ़ी आसान से प्रश्न हैं ये सभी। ये रूस में बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी और उसमें उसका नेतृत्व किया था, आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन आपके सामने हैं। और इसमें जो लेनिन आप जानते हैं कि लेनिन ने उसका नेतृत्व किया था। 1917 में ये बोल्शेविक क्रांति हुई थी, जिसे नवंबर की क्रांति भी कहते हैं, जिसमें रूस का जो जार था, उस समय रूस के सम्राट को जार कहा जाता था, वो गद्दी छोड़ के भाग गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था? सही जवाब है कि लोकमान्य तिलक ने केसरी समाचार पत्र निकाला था, और उन्होंने उस समय केसरी और मराठा ये 2 समाचार पत्र निकाले थे, जिसमें केसरी जो है वो मराठी भाषा का पत्र था। सही जवाब है, जबकि मराठा जो था वो अंग्रेजी भाषा में था। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ किसने लिखा था? आनंद मठ की रचना किसने की थी? यानी कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा ये लिखा गया था, आनंद मठ। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक इसमें आप देख सकते हैं कि वंदे मातरम जो है कि आनंद मठ इसी जो है कि भारत का जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, वो भी इसी उपन्यास से दिया गया था। 1882 ईस्वी में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसकी रचना की थी, आनंद मठ की। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ से आप देख सकते हैं 89 प्रश्न होगा इसके लिए कि महात्मा गांधी के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी। ऐसे महात्मा गांधी ने और भी कई पत्रिकाओं का संपादन किया था, लेकिन हिंद स्वराज जो हैं, हिंद स्वराज ये गांधी जी के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद से इसमें और भी आप ऑप्शन देख सकते हैं कि विंग्स ऑफ फायर है, ग्राम स्वराज हैं। तो 1909 में इन्होंने हिंद स्वराज की रचना की थी। और इसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ देख सकते हैं कि देखिए यहाँ जो ग्राम स्वराज है ये भी महात्मा गांधी के द्वारा ही लिखा गया था। तो इस तरीके से ये एक से अधिक इसके लिए सही जवाब होगा। और ग्राम स्वराज के विषय में बता दें कि ये मूल रचना उनकी हिंद स्वराज हैं, और ये 30,000 शब्दों की एक लघु पुस्तिका थी, जिन्हें गांधी जी ने अपनी इंग्लैंड से दक्षिणी अफ्रीकी यात्रा के समय यानी कि पानी के जहाज़ में लिखा था, जो हिंद स्वराज है। और ऐसे ग्राम स्वराज भी उन्हीं के द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ये बताना है कि 1857 के विद्रोह के विद्रोहियों का नेतृत्व करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया है और रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां उनकी 1862 में निधन हो गया। ये प्रश्न भी इसके पहले वाले सेट में आ चुका है। 1857 की जब क्रांति शुरू हुई थी भारत में, उस समय विद्रोहियों का नेतृत्व कर रहे थे मुग़ल सम्राट थे बहादुर शाह जफ़र, और बहादुर शाह जफ़र को उसके आरोप में उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया था और उनको 1858 में भेज दिया गया था रंगून, उनको कैद खाने में, और वहीं पे उनकी मौत हो गई थी 1862 ईस्वी में। इस तरीके से सही जवाब इसका होगा बहादुर शाह जफ़र। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में यानी कि लोथल है। लोथल ये गुजरात का शहर है, और इस तरीके से लोथल जो है कि ये भोगवा नदी के तट पर स्थित हैं, और वहाँ का एक प्रमुख बंदरगाह था। लोथल की खोज हुई थी 1955-56 में। ये एस.आर. राव के द्वारा, यानी कि एस.आर. राव ने लोथल की खोज की थी 1955-56 में, और ये प्रसिद्ध बंदरगाह था ये हड़प्पा सभ्यता का। इसके बाद से इसमें देख सकते हैं आप कि जबकि ये कालीबंगा जो है ये भी प्रसिद्ध हड़प्पा स्थल था, और ये राजस्थान में है। लोथल में और कालीबंगा में युग्म समाधियाँ मिली है, यानी कि 2 व्यक्तियों की यानी कि जो समाधियाँ मिली हैं वो एक साथ यहाँ पे बनाया गया था, लोथल में और कालीबंगा में। नेक्स्ट प्रश्न है कि चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश, इसके संस्थापक कौन थे? चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, और चोल वंश को स्वतंत्र अस्तित्व आदित्य चोल ने दिया था। ठीक है। इसके बाद के प्रश्न आप देख सकते हैं कि प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी, सबसे पहले आप जान लें कि बौद्ध संगति कुल 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी, और जिसमें पहली जो बौद्ध संगति हुई थी वो राजगीर में हुई थी, दूसरी ये राजगीर में, और दूसरी हुई थी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, और चौथा जो हुआ था कुंडलबन कश्मीर में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था यानी कि अजातशत्रु के शासनकाल में। लेकिन अध्यक्ष की बात करें तो महाकश्यप जो हैं इसके अध्यक्ष थे पहले। और चतुर्थ बौद्ध संगति में ही ये चतुर्थ बौद्ध संगति में जो बौद्ध धर्म है वो हीनयान और महायान 2 भागों में बंट गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? कुतुब मीनार पूरा करने का काम किया गया था कुतुब मीनार का, क्योंकि उसकी नींव जो रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी,
लेकिन वो उसको पूरा नहीं कर सका और फिर बाद में उसका अधूरे काम को पूरा किया था इल्तुतमिश ने। तो ये काफ़ी प्रश्न कन्फ्यूजियस प्रश्न है, क्योंकि हर कोई यही जानता है कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन पूरा करने का काम जो हुआ था इल्तुतमिश ने कराया था, और इसका नींव डालने का काम जो है तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि इसके विषय में और जान सकते हैं कि कुतुब मीनार की लंबाई जो है वो 72.5 यानी कि 72.5 मीटर ऊंचा है कुतुब मीनार। और इस तरीके से इसमें नेक्स्ट प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर व बुक्का ये दो भाई थे और इन्होंने अपने पिता के नाम पे संगम वंश की स्थापना की थी और इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की भी स्थापना की थी, यानी कि हरिहर व बुक्का इसके सही जवाब हों। कृष्णदेव राय ये भी और ये देव राय प्रथम, ये सभी जो शासक हैं वो विजयनगर साम्राज्य से ही संबंधित हैं। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था हरिहर व बुक्का ने 1336 ईस्वी में। इन्होंने संगम वंश की स्थापना की थी। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हम्पी इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? ये प्रश्न भी इसके पहले वाले सेट में मिल चुका है, यानी कि बी.डी. सावरकर ने 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम बताया था और उन्होंने इस रूप में उसे वर्णित भी किया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बहिष्कृत भारत जनरल किसके द्वारा शुरू किया गया था? बहिष्कृत भारत जनरल बाबा साहब अम्बेडकर ने शुरू किया था और डॉक्टर अम्बेडकर ने 3 अप्रैल 1927 को मराठी भाषा में इन्होंने निकाला था। बहिष्कृत भारत का प्रकाशन किया था और डॉक्टर अम्बेडकर ने मराठी पत्रिका मूक नायक का भी संपादन किया था। मूक नायक जो है ये भी प्रकाशित किया गया था डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा। तो इस तरीके से सही जवाब इसका है, यानी कि इसमें तो अम्बेडकर कहीं लिख नहीं रहे हैं, यानी कि सही जवाब ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? हमने इसके पहले अभी बताया, कुछ देर पहले प्रश्न मिला हुआ था कि सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, जब त्रिपुरा में उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था और उसके बाद से उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। सही जवाब इसका ऑप्शन बी में दिया हुआ है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कहाँ की थी? बंगाल में किया था उन्होंने। ये भी जानने वाली बात है कि आखिर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई लेकिन कहाँ? तो बंगाल में हुआ था। और 3 मई 1939 को इन्होंने इस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न इसका है कि गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? काफ़ी आसान सा प्रश्न है। चंपारण के ही एक किसान थे राजकुमार शुक्ला, और उन्होंने जो है कि महात्मा गांधी से वो मिले थे और उन्होंने यानी कि राजकुमार शुक्ला नहीं, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, जब 1916 में लखनऊ अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का, उस समय जो है कि राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी से मिले और उन्होंने चंपारण आने का उनको निमंत्रण दिया था और उनके अनुरोध पर ही महात्मा गांधी आए थे। अब महात्मा गांधी आए थे जब भारत चंपारण में, तो अब उनके साथ कौन कौन थे? ये भी कभी कभी ये प्रश्न पूछा गया है। ऐसे बीपीएससी सिविल में भी ये कई बार प्रैक्टिस सेट में मिलता है कि उनके साथ कौन कौन लोग आए थे। तो देखिए, चंपारण में जब महात्मा गांधी आए थे, उनके सहयोगी थे राजकुमार शुक्ला तो थे ही, राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिंह, ब्रजकिशोर प्रसाद, धरणीधर ये थे, कृष्ण सिंह थे, मजरूल हक और जे.बी. कृपलानी, ये प्रमुख रूप से उनके सहयोगी थे। और तब वो महात्मा गांधी उनके ये चंपारण में आए थे 1917 में उन्होंने, और 17 में ही आकर के उन्होंने चंपारण में अपना जीवन का पहला सत्याग्रह किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि ईस्वी सन 1913 में पटना में अनुशीलन समिति का एक शाखा की स्थापना किसने की थी? और इसका सही जवाब है कि 1913 में जो अनुशीलन समिति बनाई गई थी पटना में, और उसकी स्थापना किया था सचिंद्र नाथ सान्याल ने। सही जवाब इसका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न इसका है कि बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किसने किया था? 1931 में जो बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया था, ये प्रश्न इसके पहले वाले मिला था, यानी कि फूलन प्रसाद वर्मा, और आप देख सकते हैं इसका सही जवाब फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने इसका गठन किया था 1931 में। तो इस तरीके से सही जवाब है इसका ऑप्शन बी में। ये प्रश्न इसके पहले वाले सेट में, यानी कि प्रैक्टिस सेट 6 में भी मिला हुआ था। शेर शाह सूरी का मकबरा जो है कि ये सासाराम है, यानी कि बिहार में है। काफ़ी आसान से प्रश्न है इधर कुछ। और आप जानते हैं कि शेर शाह सूरी यानी कि जो उसका मकबरा जो है सासाराम में है, सासाराम रोहतास में है, और इसको इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला के तौर पे बनाया गया है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं इसके बाद। अब शेर शाह सूरी ने 1541 में पटना शहर की स्थापना की थी, ये भी जानने वाली बातें हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंग्लैंड की स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जो मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है, इस पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे इस पर?
तो 1215 ईस्वी में इस पर हस्ताक्षर किया गया था। और उस समय इंग्लैंड के राजा कौन थे? तो इंग्लैंड के राजा थे जॉन। और इसमें जो है कि राजा जॉन के सामंतों ने हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर दिया था उनको, और इस तरीके से 1215 ईस्वी में उस पर हस्ताक्षर हुए थे। ऑप्शन सी सही जवाब है इसके लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्रांस की अंतिम रानी एंटोनेट का जन्म किस देश में हुआ था? फ्रांस की अंतिम रानी जो है कि मेरी एंटोनेट नाम था उनका, और उनका जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में। और फ्रांस के राजा लुई 16वां से मेरी एंटोनेट का विवाह हुआ था। और 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति भी हुई थी, और उसमें लुई 16वां ही वहाँ का शासक था। सही जवाब है इसका ऑस्ट्रिया सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर चार्ल्स विल्किंस निम्नलिखित में से किस अनुवाद के लिए प्रसिद्ध हैं? सही जवाब है कि उन्होंने भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, और उसके लिए काफ़ी उनको प्रसिद्धि मिली है। 1785 ईस्वी में उन्होंने गीता का ये अनुवाद किया था अंग्रेजी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच में लड़ा गया था? सप्तवर्षीय युद्ध लड़ा गया था 1756 से लेकर के और 1763 तक हुआ था, और ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लड़ा गया था। और इस सप्तवर्षीय युद्ध का असर भारत पर भी पड़ा था, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे इंग्लैंड और फ्रांस नहीं है, यानी कि सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? वाटरलू का युद्ध लड़ा गया था 1815 में, और इस युद्ध में वेलिंगटन संयुक्त सेना का नेतृत्व किया था। और यह एक तरीके से कहा जाए कि नेपोलियन का अंतिम युद्ध भी था, और इस युद्ध में ब्रिटेन, रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया, हंगरी की संयुक्त सेना का मुकाबला फ्रांस ने किया था। 1815 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आन सान सू की का संबंध किस देश से है? तो ये जो है कि म्यांमार देश से इनका संबंध है, क्योंकि आन सान सू की जो है म्यांमार के सबसे बड़े नेता हैं, और 1990 के दशक से म्यांमार में लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए संघर्ष किया था उन्होंने। और ये इनकी जो पढ़ाई लिखाई हुई थी वो दिल्ली से हुई थी। सही जवाब इसका है म्यांमार, यानी कि ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन सी इसका, ऑप्शन ई सही जवाब होगा इसका। और आन सान सू की जो है इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि बोस्टन की चाय पार्टी किस वर्ष हुई थी? 1773 इसका सही जवाब होगा। अमेरिका से संबंधित, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित हैं, और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो 1773 में ये बोस्टन की चाय पार्टी जो हुई थी, और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण भी था ये बोस्टन टी पार्टी भी थी, और 16 दिसंबर 1773 को हुई थी। तो इस तरीके से इसका एक आखिरी प्रश्न है, अब यहाँ से देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसको आयरन चांसलर कहा जाता था? आयरन चांसलर किसे कहा जाता था? सही जवाब इसका है, यानी कि ऑप्शन सी है, यानी कि ऑटो वन बिस्मार्क को, क्योंकि बिस्मार्क हैं जर्मनी के चांसलर थे, और बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण किया था 1871 ईस्वी में। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये प्रैक्टिस सेट 7 था हिस्ट्री के लिए, क्लास 6 to 8 का बीपीएससी थर्ड के लिए। प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद के जो बाकी के और 3 सेट बच रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक जो यहाँ पे दिया हुआ है प्रत्येक विषय का 11 सेट दिए गए हैं। तो कोशिश करेंगे इसको कि कल तक, यानी कि 10 तारीख तक इसके सभी प्रैक्टिस सेट हो जाएं। और आप ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा।